अपने लास्ट के वीडियो में हमने अल्सर के बारे में बात किया था। हमने ये जाना था कि अल्सर क्या होता है, ये कितने टाइप्स का होता है, इसकी क्या क्या कॉजेज़ होती हैं और इसके क्या क्या साइलेंट सिम्टम्स होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम अल्सर की डायग्नोसिस, इसके फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अल्सर की डायग्नोसिस के लिए जो हमारा पहला मेथड है वो है एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोपी क्या होता है? एंडोस्कोपी एक पतली, एंडोस्कोपी में हम क्या करते हैं, एंडोस्कोपी में एक एंडोस्कोप लेते हैं जो एक पतली ट्यूब होती है जिसके आगे की तरफ कैमरा लगा होता है। मान लीजिए ये आपका एंडोस्कोप है, तो इसके आगे की तरफ कैमरा लगा होता है और इस एंडोस्कोप को आपके माउथ से इंसर्ट किया जाता है आपकी बॉडी में। एंडोस्कोप को पेशेंट के माउथ में इंसर्ट किया जाता है और क्योंकि उसके आगे कैमरा लगा हुआ है तो उसको मॉनिटर पे चेक किया जाता है और उससे क्या होगा, उससे आप उस कैमरे की हेल्प से आप इसोफेगस की लाइनिंग, स्टमक की लाइनिंग और डिओडिनम की लाइनिंग को चेक किया जाता है और ये देखा जाता है कि कहीं उसके किसी भी पार्ट में अल्सर है कि नहीं है। तो पेशेंट के अल्सर को इस तरीके से बाय द हेल्प ऑफ एंडोस्कोपी डिटेक्ट किया जाता है। एंडोस्कोपी 80% अप्रोप्रिएट रिजल्ट देता है। इसके अलावा अगर पेशेंट के अल्सर का कॉज एच पाइलोरी बैक्टीरिया है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम कुछ अलग टेस्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला टेस्ट है यूरिया ब्रेथ टेस्ट। जो हमारा पहला टेस्ट है वो है यूरिया ब्रेथ टेस्ट। अब ये टेस्ट क्या होता है, इस टेस्ट में पेशेंट को यूरिया की पिल्स खिलाई जाती हैं और उसके बाद अगर उस पेशेंट के बॉडी के अंदर एच पाइलोरी बैक्टीरिया होते हैं तो जो पेशेंट को यूरिया की पिल्स खिलाई गई हैं उसमें कार्बन कंटेनिंग यूरिया पिल्स होती हैं। तो जो पेशेंट है उसके बॉडी में जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, वो उस पेशेंट के खाई गई यूरिया पिल्स के अंदर प्रेजेंट कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। फिर क्या होगा, फिर पेशेंट को एक पॉलीबैग दिया जाता है जिसमें उसको ब्रेथ करना होता है। जब वो ब्रेथ करेगा तो एक्सहेल करेगा, जब अपने ब्रेथ से जब वो एक्सहेल करेगा तो उसमें क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मेज़र किया जाता है। तो बाय द हेल्प ऑफ यूरिया ब्रेथ टेस्ट हम उसमें क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मेज़र करते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि पेशेंट के बॉडी के अंदर एच पाइलोरी के बैक्टीरिया हैं कि नहीं। दूसरा मेथड होता है उसके स्टूल का एग्जामिनेशन करवाना। पेशेंट के स्टूल को लेबोरेटरी में भेज के उसके स्टूल का एग्जामिनेशन जिसमें क्या किया जाता है, पेशेंट के स्टूल का कल्चर किया जाता है और अगर उसमें एच पाइलोरी बैक्टीरिया होते हैं तो वो ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीरोलॉजिकल टेस्ट। इस टेस्ट में हम पेशेंट की बॉडी के एंटीबॉडी की क्वांटिटी को मेज़र करते हैं और ये पता लगाते हैं कि पेशेंट को एच पाइलोरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है या नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ, विद द हेल्प ऑफ ड्रग हम कैसे अल्सर को ट्रीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट की वीडियो में बताया था कि अल्सर क्या होता है, अल्सर एक टाइप ऑफ घाव है जो पर्सन पेशेंट के स्टमक या फिर डिओडिनम में होता है। तो उसका कारण क्या होता है, एग्रेसिव फैक्टर का बढ़ना। जो एग्रेसिव फैक्टर में हमारा पहला फैक्टर क्या था, एसिड, गैस्ट्रिक एसिड। तो इस अल्सर को ट्रीट करने के लिए हमारे 4 अप्रोचेस हैं। पहली कौन सी अप्रोच है, जो हमारे गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है, इस बढ़े हुए गैस्ट्रिक एसिड के प्रोडक्शन को हम कम कर दें, यानी हम कुछ ऐसा करें जिसकी हेल्प से आपका जो गैस्ट्रिक एसिड है वो ना बन पाए या फिर कम बने। सेकेंड अप्रोच है, जो आपका गैस्ट्रिक एसिड बढ़ा हुआ है उसको हम न्यूट्रलाइज कर दें, यानी कि उस गैस्ट्रिक एसिड को, जो बढ़ा हुआ गैस्ट्रिक एसिड उसको हम न्यूट्रलाइज कर देंगे तो अल्टीमेटली आप गैस्ट्रिक एसिड की क्वांटिटी कम हो जाएगी। थर्ड अप्रोच हमारी वो होती है कि अगर अल्सर बना हुआ है तो उसको हम जो फर्दर एसिड के प्रोडक्शन से रोकने के लिए हम उस अल्सर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दें। मतलब कि ये जैसे आपका ये अल्सर बना हुआ है तो ये जो घाव बना हुआ है, ये जो अल्सर बना हुआ है यहाँ की कंडीशन में, तो इस अल्सर पे ये जो अल्सर बना हुआ है अगर इस पे हम एक प्रोटेक्टिव लेयर कवर कर देंगे तो क्या होगा, इससे ब्लीडिंग नहीं होगी क्योंकि यहाँ से ब्लड निकल रहा था ना, आपका अल्सर था वहाँ से ब्लड निकल रहा था, तो क्या होगा, आपकी ब्लीडिंग नहीं होगी, जो पेशेंट के स्टूल से ब्लड का लॉस हो रहा था वो नहीं होगा। और इसके ऊपर कवरिंग होने की वजह से अब जो फर्दर एसिड हैं, गैस्ट्रिक एसिड हैं, वो क्या करेंगे, इस पे
इस पे क्या है, फर्दर डैमेज इफेक्ट नहीं दिखा पाएंगे, फर्दर उसको वो खराब नहीं कर पाएंगे। अगर वो घाव है उसके ऊपर बार बार एसिड आता रहेगा तो वो घाव और बढ़ता जाएगा ना, तो उसको हम इस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रोटेक्टिव एजेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर एच पाइलोरी की वजह से हमारा अल्सर हुआ है तो हम उस बैक्टीरिया को ही डिस्ट्रॉय कर विद द हेल्प ऑफ एंटीबैक्टीरियल ड्रग। तो चलिए एक ही करके सारी अप्रोचेस को देख लेते हैं कि ये अप्रोचेस कैसे काम करती हैं और इनके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। तो पहली अप्रोच थी हमारी रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। तो हमने क्या कहा, रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। तो इस अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं, हम बढ़े हुए गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को रोक रहे हैं। बढ़ा हुआ गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि गैस्ट्रिक एसिड क्या है, गैस्ट्रिक एसिड एक अग्रेसिव फैक्टर है जो कि आपके अल्सर में एग्रीगेट होता है, जिसकी वजह से अल्सर होता है। तो उसको अगर हम इस गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को रोक दें, इस गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को कम कर दें, तो हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली आपका जो एग्रेसिव फैक्टर है उसको बैलेंस कर पाएंगे। तो इसके लिए हम कौन कौन से ड्रग यूज़ करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग एंड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। देखिए, जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग एंड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हैं, ये तीनों ही चीज़ें जो आपका ये सिस्टम जो है ना, ये तीनों ही मिलके एसिड के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसी की वजह से हम इनके क्या है, इनको ब्लॉक करने या फिर इनको इनहिबिट करने वाले ड्रग्स को यूज़ कर रहे हैं। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का एग्जाम्पल है ओमेप्राजोल, रबिप्राजोल एंड पेंटोप्राजोल। और एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के एग्जाम्पल है सिमेटिडिन, रेनिटिडिन। और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के एग्जाम्पल है आपके पिप्राजिन एंड प्रोपेंथेलिन। इसके साथ ही साथ हम प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग यूज़ करते हैं। अब प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन के सिमिलर काम करने वाले ड्रग को हम यूज़ कर रहे हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रही थी, प्रोस्टाग्लैंडिन हमारी डिफेंसिव फैक्टर में से एक फैक्टर था जो कि साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट दिखाता था। साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट में वो क्या करता था, वो म्यूकोसल जो स्टमक में म्यूकस का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाता था, साथ ही साथ स्टमक के ब्लड फ्लो को भी वो बढ़ाता था, जो कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ समझाई हुई है। तो इसलिए हम प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग को यूज़ करते हैं। तो ये चारों ही ड्रग मिल करके क्या करती हैं, आपकी गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को रिड्यूस करती हैं। अगर आपको इन सब ड्रग की मैकेनिज्म को जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो हम इसकी मैकेनिज्म पे ले आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी ड्रग है न्यूट्रलाइजिंग ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, यानी ऐसी ड्रग जो पेशेंट के बढ़े हुए गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करे। अब देखिए, एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें बेस को यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इस ड्रग का अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें हम पहले यूज़ क्या कर रहे हैं, एंटासिड। एंटासिड यानी ऐसे एजेंट जो क्या करते हैं, एसिड के अपोजिट काम करते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि एक टाइप ऑफ वीक बेस है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके के ड्रग्स को हम एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा ना, जब आपको एसिडिटी होती है तो आप एंटासिड खाते हो, फिर एसिडिटी दूर हो जाती है। ठीक इसी तरीके से उस कंडीशन क्या है, एसिड बढ़ा हुआ तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड देते हैं। इसके अलावा हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है अल्सर प्रोटेक्टिव, यानी ऐसी ड्रग जो आपके अल्सर को प्रोटेक्ट करे। अब अल्सर को प्रोटेक्ट करने की हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है, तो देखिए, जो ये आपका फॉर्म अल्सर है, जो आपका ये अल्सर था, यहाँ पे ये जो अल्सर था, इस अल्सर में क्या था, ये अल्सर का है एक टाइप का। तो ये जो ये अल्सर था वो एक तरीके का घाव था और उस घाव से आपके ब्लड का, उस घाव से पेशेंट के स्टमक से ब्लड का रिसाव हो रहा था, जो कि स्टूल में जा रहा था, यही हो रहा था ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट को यूज़ कर रहे हैं। ये अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट इस घाव के ऊपर एक कवरिंग बना लेंगे। वो क्या करेंगे, एक कवरिंग बना लेंगे इस घाव के ऊपर, और उस जब घाव के ऊपर एक कवरिंग बना लेंगे तो क्या होगा, वो जो ब्लड निकल रहा था वो ब्लड नहीं निकलेगा और आपका अल्सर और पेशेंट का अल्सर प्रोटेक्ट हो जाएगा। जैसे अगर आपके हाथ से खून निकलता है ना, चोट लग जाती है, खून निकलता है, तो उसको अगर हम बैंडेज लगा लेते हैं तो क्या ब्लड निकलता है, नहीं निकलता। क्यों, क्योंकि उस ओपन जो आपकी चोट थी उसको आपने बैंडेज से कवर कर दिया, उस पर आपने एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दी, तो उसकी वजह से अब ब्लड का रिसाव नहीं हो रहा। सेम ऐसे ही कंडीशन यहाँ पे होती है। ठीक है,
अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? सुक्राल्फेट, कोलाइडल बिस्मथ सब्सट्रेट, ये क्या है? अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी एंटी एच पाइलोरी ड्रग, यानी ऐसी ड्रग जो एच पाइलोरी के अगेंस्ट काम कर रही होगी। अब एच पाइलोरी के अगेंस्ट काम करने का मतलब क्या हुआ? एच पाइलोरी क्या है? एच पाइलोरी इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या देंगे? एंटी बैक्टीरियल ड्रग देंगे। तो एंटी बैक्टीरियल ड्रग जो कि है हमारी एमॉक्सिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, जिसको हम इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए देते हैं। तो इस तरीके से हम फार्माकोलॉजिकली अब अल्सर को ट्रीट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकली हम अल्सर को कैसे ट्रीट करेंगे। तो देखिए, नॉन फार्माकोलॉजिकल अल्सर को ट्रीट करने के लिए सकते हैं, अगर पर्सन को अल्सर हुआ है तो सबसे पहली चीज़ उसको हमें कहना चाहिए कि वो अवॉइड करे अल्कोहल का कंजम्पशन। अब अल्कोहल का कंजम्पशन अवॉइड कर, अल्कोहल क्या करता है? अगर अल्सर पेशेंट के स्टमक में अल्सर फॉर्म्ड है तो ये जो अल्कोहल होता है ना, वो उस घाव को इरिटेट करता है। इरिटेट करने की वजह से अब उससे ब्लड और निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर अल्कोहल का कंजम्पशन वो कम कर देगा तो इस घाव यानी वो जो अल्सर है उसको इरिटेशन नहीं होगी, पहला। दूसरा क्या है? हमें स्पाइसी फूड को कम खाना चाहिए। अब स्पाइसी फूड को कम खाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि स्पाइसी फूड से आपको अल्सर होता है, नहीं। लेकिन अगर पर्सन को अल्सर है और उसने स्पाइसी फूड खाया तो वो स्पाइसी फूड उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लो कैलोरी डाइट को लेना। लो कैलोरी डाइट को लेने से भी आप अल्सर को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर पेशेंट को अल्सर हुआ है तो हमें उस पेशेंट को नसेड्स देने से अवॉइड करना चाहिए। उसके किसी भी तरीके का अगर उसे पेन हो रहा है तो ये कोशिश करनी चाहिए कि वो नसेड्स को यूज़ ना करे। तो बाय द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स हम अल्सर को नॉन फार्माकोलॉजिकली ट्रीट कर सकते हैं। हमें स्पाइसी फूड को नहीं देना चाहिए। दूसरा, हमें अल्कोहल का कंजम्पशन कम करना चाहिए। तीसरा, नसेड्स के यूज़ को कम करना चाहिए। और चौथा कि लो कैलोरी डाइट को लेना चाहिए। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस हम अल्सर को काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको इसकी मैकेनिज्म जानना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इसकी मैकेनिज्म ले आएंगे। थैंक